नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। महाराष्ट्र आरक्षण पर सत्ता पक्ष में खटपट। ओबीसी नेता छगन भुजबल ने दिखाई भुजाएं, सीएम शिंदे के गुट से आया जवाब। दारा पर फंसाता पेज, राजभर ने पकड़ी दिल्ली की राह। योगी कैबिनेट के विस्तार पर बड़ा सस्पेंस। कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती, सिसोदिया की बेल रोकने पर एससी के पूर्व जज ने उठाए सवाल। आधी अधूरी रिलीज हो गई है अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की द लेडी किलर। डायरेक्टर ने बताई क्या थी मजबूरी। माओ के 5 फिंगर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है जिनपिंग। भारत आए भूटानी राजा करेंगे फेल। अब खबरें विस्तार से। छगन भुजबल ने सोमवार को कहा है कि अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग के तहत मराठाओं को आरक्षण देने के लिए पिछले दरवाजे से किए जा रहे प्रयास का विरोध किया जाएगा। एंकर 2। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार प्रतीक्षित है। सीएम योगी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ हुई मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि कैबिनेट विस्तार 10 नवंबर तक हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के मराठा आरक्षण पर दिए बयान ने महायुति गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। शिवसेना के शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य सदस्यों ने एनसीबी नेता की आलोचना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे ने इस मुद्दे पर सरकार के अडिग रुख पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य ओबीसी समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण का अतिक्रमण किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना है। मुख्यमंत्री ने ओबीसी या किसी अन्य समुदाय के भीतर संदेह पैदा करने या विभाजन पैदा करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया है। शिंदे गुट के स्टेट एक्साइज मंत्री शंभुराजे देसाई ने भुजबल के बयान की कहीं अधिक तीखी आलोचना की। देसाई ने भुजबल के बयान को पूरी तरह गलत बताया और सनसनीखेज टिप्पणी करने की उनकी प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब मुख्यमंत्री ने मुद्दे को संबोधित कर लिया है तो स्थिति को बाधित करने या कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। देसाई ने आगे कहा कि उनका इरादा सीएम और डिप्टी सीएम अजित पवार दोनों के साथ चर्चा करने का है। चूंकि भुजबल पवार की पार्टी से है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे बयान न दिए जाए। देसाई ने साफ किया कि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से केवल उन मराठाओं को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है जो उचित दस्तावेज के साथ अपने कुनबी वंश को प्रमाणित कर सकते हैं। छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग के तहत मराठाओं को आरक्षण देने के लिए पिछले दरवाजे से किए जा रहे प्रयास का विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा और दबाव की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी यही बयान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आया है। भुजबल ने कहा, प्रदर्शनकारी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल और धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि जब मराठा नेताओं को एहसास हुआ है कि उन्हें सीधे आरक्षण नहीं मिलेगा तो उन्होंने इसे पिछले दरवाजे से प्राप्त करने का प्रयास किया। भुजबल ने कहा कि हम ऐसी रणनीति को स्वीकार नहीं करेंगे और अपने आरक्षण की रक्षा के लिए लड़ेंगे। संविधान ने सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया है और यह गरीबी अवमूल्यन कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान के मुख्य निर्माता BR आम्बेडकर ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान किया है, न कि आर्थिक मापदंडों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतें जमानत को स्वीकार या अस्वीकार करने के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी किताब पूरी कहानी नहीं बताती।
उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षित मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। ऐसे में अटकलों का दौर फिर से शुरू हो गया है कि 10 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इन चर्चाओं को तब बल मिला जब सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान मंगलवार देर रात लखनऊ पहुंचे। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार 10 नवंबर तक हो सकता है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में लौट सकते हैं। बता दें कि जब से प्रकाश राजभर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी यानी एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल वो हो गए हैं। तब से उनके मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार ने दारा सिंह चौहान की आशाओं पर पानी फेर दिया था और उनके नाम पर बेंच फंसा हुआ था। हालांकि वह मंत्रिमंडल में अपने को जगह दिलाने की कोशिश करते रहे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में कई विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। इस बीच हालिया उपचुनाव में हार के बावजूद चौहान को कैबिनेट पद मिलने की खबरों के बीच कई लोग भौचक्के हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए दारा सिंह चौहान को बनाए रखने की सोच रही है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाया है। जब से उन्होंने एनडीए में शामिल होने की घोषणा की है, तब से लेकर वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से कई दौर की मुलाकात भी कर चुके हैं। इससे पहले बीते सप्ताह सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं की सहमति बन गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय सीएम योगी पर छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतें जमानतों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने अदालतों की जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने ये सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर ने आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। आजकल यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वह कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में रहेगा। जस्टिस लोकुर ने कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है, एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है, उसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नए नहीं हैं, कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी है। सभी मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामले में कुछ सच्चाई हो सकती है। इस सब का परेशान करने वाला पहलू यह है कि जांच शुरू होने और संदिग्ध के वफादारी बदलने के बाद जांच छोड़ दी जाती है। यह राजनीतिक प्रतिशोध के गंभीर संदेह को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि न्यायपालिका को जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है, लेकिन नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के हर मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना बहुत मुश्किल है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत
मान्यता देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों की मंशा पर गौर करने की न्यायपालिका की अनिच्छा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जस्टिस लोकुर से जब पूछा गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर न्यायपालिका को कैसे रुख अपनाना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है, क्योंकि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले में विवेकाधीन शक्ति के इस्तेमाल के लिए कई फैसलों में बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि कुछ अदालतें इन बुनियादी सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकती है, जबकि उन्हें पता यह सब है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में जेल में बंद है। हाल के वर्षों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों द्वारा दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार के मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में कोई शब्द नहीं बोलते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि हालांकि इस तरह की चीजें नई नहीं है, लेकिन समस्या संदिग्धों के खिलाफ जांच की दिशा है यदि वे राजनीतिक वफादारी बदलते हैं। द लेडी किलर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और यह बात बहुत से लोगों को नहीं पता है। फिल्म को अधूरा ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके कारण मेकर्स को कोसा भी गया। अब डायरेक्टर अजय बहल ने बताया है कि ऐसा क्यों किया गया है। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म द लेडी किलर का ट्रेलर 29 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और कुछ ही दिन बाद फिल्म रिलीज कर दी गई। इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। शायद ही किसी को पता होगा कि द लेडी किलर थिएटर्स में लगी है। न तो फिल्म का प्रमोशन किया गया और ना ही किसी एक्टर ने इसके बारे में कुछ बोला। फिल्म को चुपचाप ही रिलीज कर दिया गया और तो और इसे आधी अधूरी ही रिलीज किया गया। इस कारण फिल्म और इसके मेकर्स की खूब आलोचना भी हुई। एक यूट्यूबर ने अब जब द लेडी किलर का रिव्यू किया और इसे आधी अधूरी फिल्म बताया। इस पर डायरेक्टर अजय बहल ने रिएक्ट किया है। अजय बहल ने स्वीकार किया है कि द लेडी किलर को आधा अधूरा रिलीज किया गया। उन्होंने उस यूट्यूबर के चैनल पर द लेडी किलर के रिव्यू वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखा, हाँ मैं कंफर्म करता हूँ कि यह फिल्म अधूरी है। 117 पेज के स्क्रीन प्ले के 30 पेज की कहानी शूट ही नहीं की गई। बहुत सारे करेक्टिंग सीन, अर्जुन और भूमि का पूरा रोमांस, भूमि की शराब की लत, अर्जुन का फंसने और सब कुछ खोने की भनक तक, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल सीन्स और बीट है जो गायब है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म अस्थिर और बिखरी हुई लगती है और किरदारों के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजय बहल का फिल्म के लीड कलाकार अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ मनमुटाव हो गया था और शूट के दौरान इस वजह से काफी दिक्कतें हुई। इस पर अजय बहल ने रिएक्ट किया और बोले, द लेडी किलर को शूट करने में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन एक्सपर्ट की वजह से नहीं, अर्जुन और भूमि के साथ काम करने में मजा आया। उन्होंने इस फिल्म में जी जान से काम किया। प्रॉब्लम तो कई और से थी, लेकिन वो दूसरी कहानी है। लेकिन दरअसल लेडी किलर फिल्म के साथ क्या हुआ? फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस फिल्म को शूटिंग शेड्यूल के बिना ही रिलीज कर दिया। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में की जानी थी, पर मेकर्स लगातार होती बारिश के कारण वहां शूट नहीं कर पाए, इसलिए फिल्म को एडिट करके पेंचवर्क शूट बिना रिलीज कर दिया गया। द लेडी किलर को थिएटर्स में इस बाध्यता के कारण रिलीज किया गया कि इसके बाद OTT पर रिलीज किया जाएगा। करीब 45 करोड़ के बजट में बनी द लेडी किलर ने पहले दिन में 48,000 के कलेक्शन की। इसके देश भर में सीमित शोज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए सिर्फ 293 टिकट ही बिक पाए। भूटान के राजा लोटे शेरिंग इस समय भारत के दौरे पर है। वह एक ऐसे समय में नई दिल्ली आए हैं जब भूटान, भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद का मसला जोर पकड़ रहा है। विशेषज्ञ अब इस यात्रा के कई मायने निकाल रहे हैं, आपको बताते आइए।
भूटान के राजा लोटे शेरिंग एक बार फिर भारत के दौरे पर है। भूटान भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा है। राजा शेरिंग ऐसे समय में भारत आए हैं जब पिछले दिनों चीन और भूटान के बीच सुलझे बॉर्डर विवाद को लेकर हुई बातचीत एक समझौते पर खत्म हुई है। विशेषज्ञ राजा शेरिंग की यात्रा को कई बातों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ समय पहले भूटान की तरफ से भारत चीन से लगे ट्राई जंक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया गया था। अब जबकि वह भारत आए हैं तो समझा जा रहा है कि चीन को कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। पिछले दिनों चीन और भूटान के बीच अस्थिर सीमा पर नवीनतम दौर की वार्ता हुई। यह वार्ता बॉर्डर को रेखांकित करने को लेकर बनाई गई एक नई ज्वाइंट टेक्निकल टीम की जिम्मेदारियों और उसके कार्यों के बारे में समझौते के साथ खत्म हुई। चीन मामलों में जानकार और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सलाहकार रहे ब्रह्मा चेलानी ने निक्के एशिया में उनकी यात्रा का मतलब समझाया है। भूटान और चीन के बीच सन 1984 यानी 1984 से सीमा विवाद वार्ता जारी है। भूटान और चीन के बीच ज्वाइंट टीम का गठन इस साल अगस्त में हुआ था। दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत इसे बनाया गया है। इसके बदले में सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए साल 2021 के समझौता ज्ञापन का पालन किया गया। हालांकि समझौते के बावजूद चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद फिलहाल नजर नहीं आता है। भारत की ही तरह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक संवेदनशील मसला है। सन 1949 की मित्रता संधि के तहत भूटान ने अपने बाहरी संबंध में भारत सरकार की सलाह पर आगे बढ़ने की कसम खाई है। सन 2007 की एक संधि हुई और जिसमें बदलाव हुआ। इसके तहत वादा किया गया कि दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। इस वादे के साथ ही संधि को फिर से परिभाषित किया गया था। भूटान में चीन उसी तरह एक रणनीतिक पकड़ बनाना चाहता है जैसा उसने नेपाल में किया है। नेपाल के भी भारत के साथ संबंध मजबूत है। नेपाल में हाल ही के वर्ष में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति अब भूटान के साथ मिलकर उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं जो माओ ने देखा है। माओ तिब्बत के चीन के दाहिने हाथ की हथेली मानते हैं। बदले में उन्होंने उस हाथ की उंगलियों को देखा जो समय आने पर भारतीय क्षेत्र के तौर पर भूटान, नेपाल और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से आजाद हो जाएगी। हाल ही के वर्षों में 5 उंगलियों की सीमा पर चीनी घुसपैठी से पता चला है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ की विस्तारवादी दृष्टिकोण को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तुंग ने सन 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया था। इसके धर्म और संस्कृति ने भूटान के समाज को एकाकार दिया। साथ ही चीन को भूटान के साथ साथ नेपाल और भारत का पड़ोसी बना दिया। चीन से पहले उत्तरी भूटान में अपने कब्जे वाले क्षेत्र से हटने की इच्छा का संकेत दिया है। इसमें बेयुल खेनपांजोंग की पवित्र मठ समृद्ध घाटी भी शामिल है। लेकिन तभी जब भूटान अपने कुछ पश्चिमी सीमाएं छोड़ेगा तो दूसरी ओर भूटान भारतीय हितों का सम्मान करने के लिए संधि से बंधा हुआ है। भारत विशेषकर डोकलाम पठार के आसपास भूटानी क्षेत्र चीन को सौंपने का विरोध कर रहा है। इसलिए जब भूटान और चीन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के बारे में अधिक समृद्ध समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। शेरिंग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि समस्या का समाधान अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है, हम 3 हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को छानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।